अब मैं दावत देने जा रहा हूँ आज के इस जलसे के सदर आली जनाब अमजद सिद्दीकी साहब को, वो आए अपना सदारती खिताब हम सबके सामने फरमाएं। आज हम तफ़हीम शरीयत के प्लेटफॉर्म से उलमा इकराम और क़ानूनदा मिलकर एक जगह पर बैठ रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज़माना मुस्लिम माशरे को या मुसलमानों को किस तरीके से परेशान कर रहा है, उसका कोई हल ढूंढ निकालें। मेरी भी तकरीबन एक 50 साल की प्रैक्टिस हो रही है और मैं ज़्यादा सिविल साइड पर काम करता हूँ। अब मेरा भी एक तजुर्बा है कि आजकल के अदालतें, नए जो जजेस आ रहे हैं, ख़ास तौर पर खा वो डिस्ट्रिक्ट जज हो या एडॉक हो या सीनियर डिवीजन हो, नीचे का तो छोड़िए, उनको पर्सनल लॉ के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो सिर्फ दोनों उकला साहिबीन के बहस सुनकर एज पर एविडेंस एक्ट वो डॉक्यूमेंट सामने आने के बाद अपने अपने जो ख्यालात डिस्क्रिप पावर करते हुए जज देते हैं। और इस वजह से जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में फ़ैसले आ रहे हैं, उसकी यही वजह है कि हम जुडिशरी, हमारी जुडिशरी से बहुत दूर है। आज हमको जुडिशरी से करीब आना चाहिए, जुडिशरी से करीब आना चाहिए। और उसके आने का मैं समझता हूँ एक ही तरीक़ा यह है, हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, बोलने की इजाज़त है, जलसा लेने की इजाज़त है, जुलूस निकाल जाने की इजाज़त है। उसी तरीके से हमको चाहिए कि तफ़हीम शरीयत के तहत अगर मुमकिन हो सकता है तो उलमाए दीन, उकला साहिबीन और कुछ अच्छे दिमाग के जजेस को भी एक कॉमन तौर पर मिलकर उनके सामने हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जैसा किसी साहब ने कहा है, सुबह हम जब LLB की जो क्लासेस होते हैं उसमें एक आध चैप्टर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का होता है, उससे ज़्यादा उनको मालूम नहीं, वो रट लेते हैं और जो है बच जाते हैं। माफ़ करना, मेरी ये 50 साल प्रैक्टिस में मैंने ऐसा महसूस किया, ये 10-15 सालों से जो जजेस आ रहे हैं वो रट्टूफिकेशन से आ रहे हैं, यानी उनको कोई तजुर्बा नहीं प्रैक्टिस का। LLB की रजिस्टर करा दिए, 3 साल तक आराम करे, चौथा साल जो है अपने घर में बैठ के स्टडी करे और JMFC बन गए। ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं और वही तरक्की करते करते जब DG और PDG हो जाते हैं तो उनको आम मालूमात, ये तो छोड़िए पर्सनल लॉ, दूसरे भी ताल्लुकात से उनको कुछ नहीं होता। तो मेरा एक ऐसा है, अगर तफ़हीम शरीयत से न हो सके तो मैं जनाब काजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र मुस्लिम लॉयर फोरम के तहत मुस्लिम उकला, गैर मुस्लिम उकला और जजेस को एक जगह जमा करके और उसमें ख़ास तौर पर हमारे उलमाए दीन की जो है तो उनसे एक बयान कराते हुए उन कहें कि क्या हुआ। चुनाचे मैं ये कहता हूँ, गुज़िश्ता साल हमारे पास जो है हर साल हर ज़िले में लीगल फ्री एड के केसेस होते हैं और उस तरीके से मैंने नांदेड़ में उसका एक जो है हमारे स्कूल में एक तजुर्बा किया। हमने वहाँ के PD जज सविता बारने को कहा कि साहब हम ये एक प्रोग्राम हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर नांदेड़ में लेना चाहते हैं और हम उसके अंदर हमारे तलाक, मेंटेनेंस और ये फुला ये जो हमारे हैं ये हमारे उलमाए दीन के ज़रिए से उनका जो है आपके सामने बयान कराएंगे। उसके अलावा आप दिगर उकला को भी जो है वक्त दीजिए। और खुदा के फजल से उसमें हमने कामयाब हुए। सुबह देखा मौलाना मोइन फ़ख्र नांदेड़
मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, मौलाना मुफ्ती शाकिर साहब, इन तमाम जो है उलमाए दीन को मैंने, उलमाए दीन, हिंदू उखला, मुस्लिम उखला और जजेस को एक फोरम पर लेकर मुस्लिम पर्सनल पर तकरीबन 3 घंटे तक हमने बहस कराए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा ये बहुत अच्छा तरीक़ा है। गैर मुस्लिम जो जजेस ने कहा कि ये अगर हर जगह हो जाए तो हमको बहुत अच्छा होगा, और आपने मुस्लिम पर्सनल के बारे में जो हमको दिया है और हमारे जो ख्याल में नहीं था नॉलेज, वो नॉलेज बहुत अच्छा है। तो मैं ये समझता हूँ आज हमको ये काम करना चाहिए। मैं काजी साहब से एक रिक्वेस्ट मेरी पर्सनल है, और इससे बहुत अच्छे नताइज होंगे। हर ज़िला में भी ऐसा हो सकता है, एक सेक्रेटरी वगैरह है। दूसरा, यहाँ पर सुबह से आप देखा आपने कि मौलाना खालिद साहब ने, रहमानी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर फरमाई, और उन्होंने ये हमको कहा कि अगर उलमाए दीन और उखला साहिबीन अगर एक जगह हो जाएं तो लाजमी बात है हर ज़िले में, हर ताल्लुक़े में, हर जगह पर ये जो तज़ाद बयानी हो रही है कहाँ पर कानून में, अदालतों में कम होगी। और मैं समझता हूँ ये कमेटी हर ज़िले में होना चाहिए। अगरचे कि आज हमारे पास इस वक्त के सेशन में हम उलमाए दीन कम हैं, लेकिन जो भी हैं काफ़ी हैं, और मैं समझता हूँ हमारी आवाज़ उन तक जा रही होगी। और मैं उनसे ये कहूँगा कि हर ज़िले में हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर, खा वो किसी भी ख़यालात का हो, हमारे में भी कई फ़िरक़े हैं, उसको ख़त्म करते हुए अगर हम अपने हर ज़िले में एक ऐसी कमेटी बना लें। और ख़ास तौर पर मुसलमान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई इस मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक कोई जो है केस आता है तो आप पहले उसका जवाब क्या देना चाहिए। अगर आप उलमाए दीन से अपना मशवरा कर लें तो लाजमी बात है कि कोई नई चीज़ आपको पैदा होगी, और उसमें हम ना अगर कामयाब होंगे तो बात अलग है, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को सही तौर पर जो है अदालतों में पेश कर सकेंगे। ये मेरे एक तरीक़ा है। अब आपने यहाँ मुख्तलिफ जो है लोगों के, हमारे भाइयों के तकारीरें सुनी। हकीकत में बात चीज़ें ऐसी हैं जो हमको गौर करना चाहिए। ख़ास तौर पर जैसा खिज़र साहब ने यूपीएपी पर क्या है, हकीकत में ये जो है नांदेड़ जैसे मुकाम पर 2 बागवान, जिनका क्या एक दोस्त उनके महल्ले में था, बेंगलुरु में रहता था, फ़ोन पर उससे बातचीत होती थी, और वो बेचारा उसका दूसरा दोस्त नांदेड़ में जो है ये आपके ठेला बेचता है, उसको पकड़ लिए। क्यों? तो बोले तुम्हारा ताल्लुक़ उससे, तुम्हारा फ़ोन से उसका ताल्लुक़ है, और अभी तक वो जेल में है। हकीकत में देखा जाए तो इसके लिए भी हमको मुनज़्ज़म होना चाहिए, और उन्होंने जो हमारे सामने तजवीज़ें पेश की हैं अगर हम उस पर अमल करें तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हमारे भाई साहब ने ख़ास तौर पर रिटायर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जनाब आरवाई शेख साहब ने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम अपने तौर पर प्राइवेटली अपने जो है तजाद, अपने जो है क़िस्से, अपने जो है झगड़े अगर बाहर का बाहर कर लें तो लाजमी बात है ये चीज़ कोर्ट में नहीं जाएगी। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी आती है, एक तो हमारा प्रोफेशन, दूसरा जो है मौकिल की नाराज़गी। एक बात लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे प्रोफेशन में हमारी कमाई में कमी होगी, लेकिन याद रखिए देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो जाएंगी कि बुराई जो है बाहर ख़त्म हो जाए। अब रह गया है मोक्कल का सवाल। अक्सर देखा गया है कि हमारे ख़ास तौर पर मुसलमानों में हम इस बात की कोशिश करते हैं कि आपस में सज़ा हमारे सुलह हो जाए, सुने, मीडिएशन की कोशिश करते हैं, रिकन्सिलिएशन कोशिश करते हैं, लेकिन हमको उसमें कामयाबी 50% होती है, 50% नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये 50% कामयाबी भी हमारे लिए अच्छी है। और हम अगर जैसा दारुल क़ज़ा शुरू हुआ है, दारुल क़ज़ा के बारे में ये कहा जा रहा है हिंदुओं के जानिब से ये पैरेलल अदालत है। हमको कहना चाहिए बिल्कुल पैरेलल अदालत है, इसमें आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमको दखल देने की ज़रूरत है। ये हम अपने माशरे के लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने माशरे को ठीक करने के लिए अगर पैरेलल चला रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। आपको थोड़ी बुला रहे हैं आप आओ,
अगर आप में इतनी तो हिम्मत नहीं है कि पैरेलल कर सके, क्योंकि आपका पर्सनल अलग अलग है हर एक। आजकल हिंदुओं में कई फिरके हैं, कई उनके जातियां हैं, उनके कई कोई कानूनी नहीं है। 1955 से पहले उनके पास कोई कानूनी नहीं था। 1955 के बाद से उनके तमाम में कानून बने, और जो भी कानून बने हैं वो इस्लाम को लेकर उसको दूसरे ढक कर बहुत कम लिया गया है। तो हमको इस बात से कभी दिल शिकनी नहीं होना चाहिए कि हमारे दारुल ख़ज़ा को जो है पैरेलल करें लिहाजा बंद कर दिया जाए, नहीं, बल्कि हाउस उसको तरक्की दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। अब एक परसों और एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जो है फैसला दिया है कि ये फतवा जो है दारुल उलूम का फतवा, ये फतवा जो है अदालत के लिए हम काबिल कबूल नहीं है, हकीकत में नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इसलिए नहीं है कि वो आप उसको मानते ही नहीं। वो फतवा तो हमारे लिए है, वो फतवा हमारे लिए, हमने कहा ये सवाल है, उन्होंने कहा ये जवाब है। जब तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट में फतवे के बारे में पार्लियामेंट कोई जो है मंजूरी नहीं देती, मेरा ऐसा ख्याल है कि फतवा ये हमारे लिए है और वो फतवा हमको मंगाना चाहिए। उनके सुप्रीम कोर्ट में अगर फर्ज करो किसना भी कहे, वो फतवा हमारे लिए दारुल ख़ज़ा में काम आएगा। तो ये हमारा ये है कि वकीलों की ये जिम्मेदारी होती है कि हमारा, एंड वन थिंग इज मोर, डोंट बी ए माउथ पीस ऑफ द क्लाइंट। हमको पढ़ाया गया था PR देशमुख साहब एडवोकेट, मैं जब MP कॉलेज में लॉ कर रहा था, PR देशमुख हमको सिविल सूट में सिविल का लॉ पढ़ाते थे। उनका मुझे अब तक याद है, डोंट बी ए माउथ पीस ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट ने जो बोला वो लिख दिए नहीं, क्लाइंट ने जो बोला सुन लीजिए, उसके बाद कानून में क्या बैठता है वो बताइए और उसको समझाइए, तुम ऐसा बोल रहे हैं, ये इस बोलने से ये ऐसा होता है, लिहाजा ये ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप अपने तौर पर कानून में बिठाकर उसको करेंगे तो लाजमी बात है कामयाबी हो जाएगी। तो एडवोकेट्स का फरीज़ा भी है, एडवोकेट का फरीज़ा नॉट ओनली टुवर्ड्स द कोर्ट, नॉट टुवर्ड्स जो है फैमिली, बट इट इज़ आल्सो टुवर्ड्स द सोसाइटी। नेक्स्ट और एक साहब ने कहा है बहुत अच्छी तरीके से कि दस्तूरी हुकूक, जैसा हमारी बहन ने कहा, खिजर साहब ने कहा, हमें जब सब जानते हैं कि हमारे दस्तूरी हुकूक क्या हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। और सही बात तो ये, जैसा सुबह के कहा गया, इस दस्तूर के बारे में हमारे बहुत से उलमाए दीन को मालूम नहीं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में वो एडवोकेट्स को मालूम नहीं। मैं खालिद साहब को कहना चाहता हूँ, मौलाना को, ऐसा हो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर जो कि दस्तूर के इस पर बुनियादों पर फैसले सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो फैसलों को उर्दू में तर्जुमा करके कोई एक जर्नल निकाले और वो जर्नल जो है मुस्लिम एडवोकेट और उलमा तक पहुँचाएँ। जैसा कि हमारे पास AIRCC आता है, MLJ आता है, बॉम्बे जो है सिविल लॉ जजमेंट आता है, फलां आता है, फलां आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। इसी तरीके से अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को जिम्मेदारी ले ली कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में हमारे हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं, उस फैसले का तर्जुमा अगर हम उर्दू में करें और हमारे उकला साहिबीन को और हमारे उलमाए तो साहब को अगर पहुँचाएँ, तो उससे हमारे तालीम में, हमारे इल्म में, हमारे नॉलेज में इजाफा होगा और हम बैठकर मालूम कर सकेंगे। आज ये नौबत है, हमारे खिलाफ में जो फैसले होते हैं वो अंग्रेज़ी में होते हैं, वो सिर्फ एडवोकेट्स को, वो भी चंद 10% में जो है मुस्लिम एडवोकेट्स को मालूम होते हैं। ताल्लुका लेवल पर तो उसका इल्म नहीं होता, उलमाए दीन को तो मालूम ही नहीं होते। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जैसा कि एक साहब ने कहा है। दूसरा, ये सही है कि हिंदुस्तान में जो माहौल आजकल का इम्पार्शलिटी का, हिंदू मुस्लिम ना इत्तेफाकी का, और इसी जो जहर पिघलाया गया है, बढ़ाया है,
वो जो है 6 दिसंबर जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद हुई उसके बाद से शुरू हुआ। और उस वक़्त से हमारी कांग्रेस की हुकूमत हो, ये हुकूमत हो, उन्होंने ये जब देखा कि मुसलमान ये हमारे साथ नहीं है तो ये कानून बनाते गए, पोटा बनाया, तो फलां चीज़ बनाई, और आज जो है यूपी है। और जैसा कि हमारे भाई साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कहा कि न सिर्फ हमारी इंडिविजुअल को, फ़र्द को, बल्कि समाज को भी उसमें घसीटा जा रहा है। और इसके बारे में मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि अगर हम मुस्लिम एडवोकेट जो है फोरम के तहत या और किसी और के तहत अगर इस चीज़ को हमने चैलेंज अगर सुप्रीम में करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारा नांदेड़ ज़िला आपके दामे दर में सुखने मदद करेगा। उसके बाद एक साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कहा आखिर में, हम लोग ROR को बहुत मामूली समझते हैं। पटेल साहब ROR को मामूली समझते हैं, लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट ये सबके लिए है। इसका इब्तिदा होती है तलाटी से और इंतहा होती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, मैं बताऊंगा आपको। तलाटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, लर्नेड तलाटी कहा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब वो इतने होशियार होते हैं, अब वो क्यों होते हैं, क्या है वो कही है। ROR के बारे में मैं कहूँगा, हमको भी चौकन्ना रहना। ROR के बारे में मुस्लिम पर्सनल के लिए उनको जो है उतनी ट्रेनिंग नहीं होती। जैसा कि भाई पटेल साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कहा कि मुसलमानों में पार्टीशन नहीं होता, और पार्टीशन अगर कर दे तो फिर पार हो जाता है, क्योंकि तलाटी बोलता मुझे डॉक्यूमेंट बताओ, कुछ भी हो, वो डॉक्यूमेंट के तहत हो जाता है। बाप मरने के बाद अगर जब दूसरा बेटा उठता है मुझे दो, तो सवाल कोर्ट बोलती है कि उनका जो है रेवेन्यू में कि भाई वो तो पार्टीशन हो गया तुम्हारा, मगर उनको इतना ये नहीं मालूम कि पार्टीशन जो हुआ है वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज अनलॉफुल, और इटसेल्फ अनलॉफुल होने की वजह से वो पार्टीशन नहीं है, और दिगर लोगों को जो है जो उसके वारिस है उन मिल सकता है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ जो मैं पर्सनल लड़ा हूँ, गिफ्ट हमारे पास ज़बानी भी गिफ्ट होती है, तहरीरी भी गिफ्ट होती है। तहरीरी गिफ्ट अगर उसी दिन करते हैं तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर वो नहीं करेंगे तो अंडर सेक्शन 49 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट इट इज़ ए नल एंड वाइट, इज नो डॉक्यूमेंट। और दूसरा तरीका यह है कि आप ओरल गिफ्ट कर सकते हैं, 4 दिन के बाद आप मेमोरेंडम ऑफ ओरल जो बना सकते हैं, और वो मेमोरेंडम ऑफ ओरल गिफ्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। नांदेड़ में ऐसे ही हुआ, एक साहब ने क्या किए, अपनी जायदाद का पूरा हिस्सा गिफ्ट के तौर पर अपने बेटे को दे दिए। उसी दिन लिखे जिस दिन गिफ्ट दिया, पूरी की पूरी जायदाद दे दिए, उसमें फेर पार हो गया उसका, उनको डॉक्यूमेंट होना, उन्हें मर गए। वो केस मेरे पास आया, कमिश्नर तक मैंने लड़ा उसके अंदर। उसमें हमने यही कहा कि साहब इट इज़ ए नीदर ए गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट डॉक्यूमेंट नॉर इट इज़ मेमोरेंडम ऑफ द जो है ओरल गिफ्ट। उनके सामने बहस करने के बाद जब बताया गया, कमिश्नर साहब यहाँ इससे पहले जो थे उन्होंने कहा यू आर करेक्ट। यानी गिफ्ट में भी हमको ये देखना चाहिए कि गिफ्ट बना कब हो और वो ओरल गिफ्ट का मेमोरेंडम है क्या। तो ये ROR से ताल्लुक़ है इसका। और वो तकरीबन हमारे नांदेड़ इलाके में अर्धापुर, जहाँ आजकल एक ज़मीन की कीमत पानी की वजह से 20 लाख रुपये एकड़ है, वैसी 10 एकड़ ज़मीन थी, एक बेटे ने हड़प लिया और भाइयों को जो है उसे नज़रअंदाज कर दिया। और खुदा के फजल से हमारे को कलेक्टर ने मिला, इट इज़ ए करेक्ट डॉक्यूमेंट है वो है, और कमिश्नर साहब ने बोले यू आर करेक्ट। तकरीबन 5 साल भर का मौका हो रहा है। तो सवाल यह है कि ROR की बहुत अहमियत है, पटेल साहब ने बड़े अच्छी तरीके से कहा। तो मैं ये आपसे सब कहूँगा कि हम तमाम मुस्लिम एडवोकेट्स को चाहिए
कि हमारा दायरा सोचने का हर तरफ रहे, हर तरीक़े पर रहे, हर कानून पर हमारी नफ्स, हर कानून के नस पर हमारी वो रहे। और कभी हम ये मत देखें कि हम अगर ये इसको गलत तरीका, अगर हम ये केस नहीं लेते हैं तो हमको इससे नुकसान होगा, इसको छोड़ दीजिए। आखिर में जनाब ATS के बारे में जो कहा गया है, मैं समझता हूँ, इससे पहले मैं कह दिया हूँ, आज का ये जलसा। और एक चीज़ है, DV एक्ट, मेरे भाई साहब ने DV एक्ट सेक्शन 10 का हवाला दे के कहा, उसी में सेक्शन 20 एक है। सेक्शन 20 में लिखा है DV एक्ट के तहत एग्रीड पर्सन को एक्सपेंसेस वगैरह वापस मिलना चाहिए, फला चीज़ मिलना चाहिए, फला चीज़ मिलना चाहिए, बीमार हुआ तो करना चाहिए। उसके अंदर कहीं भी ये लिखे हुआ नहीं है कि शादी के अखराजात भी वापस मिलना चाहिए, नहीं है। शादी के अखराजात वापस मिलना, आप पढ़ के देखिए। लेकिन नांदेड़ के भाई वसीमुल्लाह साहब शायद यहाँ पर नहीं है, अगर हैं, नांदेड़ के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने अंडर सेक्शन 20 सायरा बानो को जो है उसके शादी के अखराजात 3,60,000 रुपये दे दिए। और उसके बाद यहाँ हमने अपील की है, भाई वसीमुल्लाह साहब थे बहुत अच्छी, उन्होंने वो की, सांबरे साहब ने उसको अपहेल्ड किया, ये सही है करके, और अब वो जो है मुकदमा हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे हैं। अब ऐसे ऐसे हमारे को जजमेंट आ रहे हैं जो कानून के खिलाफ में है। अब बताइए, सेक्शन 20 आप कोई भी पढ़ के देखिए मेरे वकील भाई, उसके अंदर है क्या? जहेज के पैसे वापस करना, जहेज हमारे शादी के पैसे वापस करना, इट इज़ ए मैटर ऑफ सिविल केस है, उनको रिकवरी ऑफ जो है अमाउंट के देना चाहिए, बगैर इसके दे दिए उन्होंने। तो ये परसों का लेटेस्ट है हमारे खाई साहब, आप देखिए, वसीम साहब से पूछिए, ऐसे मसले आपके पास भी पैदा हो रहे हैं। हाई कोर्ट में यहाँ के सामरे साहब ने दिए हैं, 21 सितंबर 1916 को दिए हैं, 2016 को दिए। तो ये इतना मसला है, ऐसे चीज़ पर हमको नज़र रखना चाहिए। बहरहाल आज का इस जलसा बहुत ही, मैं समझता हूँ, शरीयत हमारे तहत जो है, तफहीम शरीयत के तहत ये बहुत कामयाब जलसा है। और मैं नांदेड़, न सिर्फ नांदेड़ बल्कि हमारे मराठवाड़े के तमाम मुस्लिम एडवोकेट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने जगह जाकर उलमाए दीन को साथ लेकर एक ऐसी कमेटी बनाएं, हर महीना वहाँ पर आप जो है कमेटी लें, और अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से ताल्लुक़ से जो भी केसेस आते हैं, जवाब देने से पहले या लिखने से, प्लेन दाखिल करने से पहले उनसे ज़रूर मशवरा लें। खुदा हाफिज़, थैंक यू।